स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का ये 20वां लेक्चर है। ये क्वेश्चन जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में टिप्पणी में आ सकता है, ये एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में। ये 20वां लेक्चर है। सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर के लिए है ये। तो हमारा क्वेश्चन है बायोगैस प्लांट पर टिप्पणी लिखिए। या क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में बायोगैस प्लांट से आप क्या समझते हैं, या इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कुछ इस तरह से। यानी कुल मिला के फोकस आपको बायोगैस प्लांट पर करना है। तो बायोगैस प्लांट, आंसर लिखिए आप। बायोगैस प्लांट में पशुओं के व्यर्थ पदार्थ, यहाँ व्यर्थ पदार्थ से तात्पर्य है उनके द्वारा उत्सर्जित की गई चीजें, यानी उनके गोबर। बायोगैस प्लांट में पशुओं के व्यर्थ पदार्थ या एनर्जी क्रॉप्स के उपयोग से बायोगैस बनाई जाती है। एनर्जी क्रॉप्स को भोजन के बजाय बायोफ्यूल के लिए उगाया जाता है। बायोफ्यूल बायोमास कहे जाने वाले मृत ऑर्गेनिक तत्वों से बनाया जाता है। यहाँ जरा सा एनर्जी क्रॉप आप समझ लीजिए पहले, फिर लिखिए। एनर्जी क्रॉप वो फसलें होती हैं जो बजाय खाने के हम उन्हें तेल निकालने के लिए या फिर फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जेट्रोफा की खेती। जेट्रोफा के पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं कि जेट्रोफा के बीज को सीधे सीधे पेड़ के फिल्टर करके उसे डीजल में 70-30 के रेशियो में, यानी आप समझिए कि 100 ml आपको डीजल बनाना है तो 70 ml आप जेट्रोफा के का जो लिक्विड निकलेगा पेरने पर वो डालेंगे, 30 ml डीजल डालेंगे, तो आपके 70 ml डीजल की बचत है। तो जेट्रोफा के बीज को एनर्जी क्रॉप कहते हैं। इसी तरीके से एक और होता है बिनौला। बिनौला के बीजों से तेल निकालते हैं। पाम को भी एनर्जी क्रॉप कहते हैं। पाम के तेल को, पाम की खेती जो होती है विदेशों में बहुत लोकप्रिय है, जेट्रोफा की तरह इसको भी यूज़ करते हैं, वो भी एनर्जी क्रॉप के अंतर्गत आता है। और एक होता है बर बर होता है बिल्कुल सफ़ेद रंग का, छोटा छोटा, और उसमें से वैक्स प्लस ऑयल निकलता है बर से। भारत सरकार उस पर बहुत सारा काम कर रही है, बर पे। उसमें तो तेल निकलने का प्रतिशत है करीब 85% तेल बर से निकलता है। और हमारा ये सन जो होता है, सन से हम हालांकि तेल नहीं निकाल सकते, लेकिन सन को भी एनर्जी क्रॉप में ही रखा जाता है। सन की खेती, सनई जिसको आप लोग बोलते हैं। तो एनर्जी क्रॉप्स मतलब वो जो हम गैर खाद्यान्न कृषि जो हमारी होती है, जिससे हम तेल निकाल सकते हैं, जिसे हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सन है, सनई में हम क्या करते हैं, हम सूत बिनते हैं, उससे चारपाई बुनी जाती है, कॉर्ड बनती है, रस्सी बनती है। और सनई का जो सरकंडे होते हैं वो ईंधन के तौर पे यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारा काम है उसमें। तालाबों में सेल्फ प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है सनई को। तो एनर्जी क्रॉप्स मतलब गैर खाद्यान्न कृषि हमारी, जो खाद्यान्न के लिए नहीं हम यूज़ करते हैं बल्कि दूसरे कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो एनर्जी क्रॉप्स को भोजन के बजाय बायोफ्यूल के लिए उगाया जाता है। बायोफ्यूल बायोमास कहे जाने वाले मृत ऑर्गेनिक तत्वों से बनाया जाता है। एक बायोगैस प्लांट में एक डाइजेस्टर और गैस होल्डर होता है जो ईंधन का निर्माण करता है। प्लांट का डाइजेस्टर एयर टाइट होता है जिसमें व्यर्थ पदार्थ डाला जाता है, और गैस होल्डर में गैस का संग्रहण होता है। एक सब हेड डालिए आप लोग। सब हेड जानते हैं ना, छोटी सी हेडिंग। सब हेड मीन्स फॉन्ट साइज बीच का रखते हैं, ना बहुत छोटा ना बड़ा, सब हेड उसको कहते हैं। क्लास में आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना होगा सब हेड। तो एक सब हेड डालिए। भारत में बायोगैस की स्थिति, डिटेल लिखिए इसका। भारत में पशुपालन विश्व के किसी भी देश से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ बायोगैस की व्यापक संभावना है। बायोगैस पोस्ट में लिखिए मिथेन या गोबर गैस। बायोगैस, मिथेन या गोबर गैस
पशुओं के उत्सर्जन पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस से चूल्हा और बल्ब जलाया जाता है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम 1981-82 के अंतर्गत पारिवारिक या घरेलू तथा सामुदायिक दो प्रकार के संयंत्रों की स्थापना की जाती है। इससे बेहतर नाइट्रोजन और फास्फोरस वाली खाद मिलती है। बायोगैस प्लांट के, ये अंडरलाइन करिए ये लाइन आप लोग, बायोगैस प्लांट के 15 मीटर की परिधि में, बायोगैस प्लांट के 15 मीटर की परिधि में पेयजल स्रोत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसे आप समझिए। क्योंकि जो मीथेन गैस है वो पेयजल को अशुद्ध कर देगी, पेयजल में प्रदूषण हो जाएगा। इसलिए बायोगैस प्लांट के 15 मीटर की परिधि में आसपास कोई पेयजल का स्रोत नहीं होना चाहिए। अब एक फिर सब हेड डालिए, बायोगैस स्लरी। बायोगैस स्लरी बायोगैस प्लांट में गोबर के डाइजेशन के बाद, गैस प्लांट में गोबर के डाइजेशन के बाद 25% ठोस का रूपांतरण गैस के रूप में होता है। 75% ठोस का रूपांतरण खाद के रूप में होता है। 2 घन मीटर के गैस संयंत्र जिसमें करीब 50 किलो गोबर रोज या 18 से 25 टन गोबर प्रतिवर्ष डाला जाता है, उस गोबर से 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी का प्रयोग किया जाता है। स्लरी से फसलों की उपज पर 20 से 25% की वृद्धि होती है। ये आपका पूरा आंसर है। आप स्लरी समझ लीजिए कि एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है जिसे सीधे नाली के द्वारा खेतों से कनेक्ट कर देते हैं और वो रासायनिक खाद से कहीं ज़्यादा तेजी से असर करती है और उससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो बेहतर होती है रासायनिक खाद की अपेक्षा। रासायनिक खाद में क्या है, अगर लगातार 20 सालों तक रासायनिक खाद प्रयोग कर दी जाए तो मिट्टी क्या है वो सोडिक लैंड में बदल जाएगी या फिर बैरन लैंड में बदल जाएगी। लेकिन स्लरी का उपयोग करने पर, बायोगैस प्लांट से जो तरल निकलता है उसका प्रयोग करने पर मिट्टी की गुणवत्ता बल्कि सुधरेगी, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी। यही बायोगैस स्लरी। बायोगैस स्लरी का मतलब बायोगैस प्लांट से निकलने वाली जो तरल पदार्थ है उसको खेतों में कनेक्ट कर देते हैं सीधे और उससे खेत में उपज बढ़ती है। 20 से 25% की वृद्धि होती है, जबकि रासायनिक खाद से 12 से 15% की वृद्धि होती है। यही है बायोगैस स्लरी। ना समझ में आए आप फिर पूछिए और इसको काफ़ी गंभीरता से इसे पढ़िएगा और इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।